हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. बच्चों, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आणि त्याचे परिणाम, करंट एखाद्या कंडक्टर मधून वाहत असेल तर त्याच्या सभोवताली मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं आणि त्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये दुसरा करंट कॅरिंग कंडक्टर असेल तर त्याच्यावर फोर्स ऍक्ट होतो, याचा अभ्यास केलाय आपण. म्हणजे आपण मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड बनवणारा मॅग्नेट नसून हा करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे आणि करंट कॅरिंग कंडक्टरनं बनवलेलं मॅग्नेटिक फील्ड बायोट सावर्ट्स आणि एम्पियर्स लॉच्या साह्यानं कसं बनतं याचा अभ्यास केला. त्याच्यानंतर आपण पुढे फोर्स ऍक्टिंग ऑन द मुव्हिंग चार्जचा अभ्यास केला. मॅग्नेटिक फील्ड मधून जर एखादा चार्ज क्यू चार्ज जर पळत असेल तर त्याच्यावर फोर्स किती ऍक्ट होतो, कुठल्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतो त्याचा अभ्यास केला. त्याच्यानंतर आपण फोर्स ऍक्टिंग ऑन द कंडक्टरचा अभ्यास केला. इफ अ करंट कॅरिंग कंडक्टर इज केप्ट इनटू द मॅग्नेटिक फील्ड देन फोर्स इज एक्झर्टिंग ऑन दॅट कंडक्टर अँड दॅट फोर्स एक्झर्टेड बाय दॅट मॅग्नेटिक फील्ड इज BIL sin theta. If theta is the angle made by this element vector through which the current is flowing with magnetic field. ओके बेटा, तो इस तरह हमने आपको फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर का नॉलेज तो दिया है, मगर आदमी है, आदमी ने आदमी के लिए आदमी का नॉलेज यूज किया है. तो इसीलिए मैं आदमी हूँ तो क्या हुआ, मैं आदमी हूँ तो मुझे दिमाग है. तो दिमाग का फायदा लेना ही आदमी का कर्तव्य बनता है. जब जब मुझे पता चला कि कोई कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा तो मैं अब उसका फायदा लूंगा. कैसे फायदा लेता हूं देखिए बच्चों. अगर बच्चों मैंने एक ऐसा क्लोज्ड लूप बना दिया जैसे कि रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप है ना बेटा, रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप है, उसके थ्रू मैं करंट भगा रहा हूं. आई करंट इस डायरेक्शन में भगाता हूं बेटा. ओके, अब आपको पता है जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स कैसा रहेगा, उस करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को परपेंडिकुलर होता है. तो आप चलिए बच्चों उसका फायदा लेते हैं. हम एक ऐसी फ्रेम बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेम बना रहे हैं. एक करंट कैरिंग कंडक्टर का रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाएंगे और इस फ्रेम के ऊपर जो फोर्स लगता है उसका परिणाम क्या होता है, उसका क्या फायदा लेना है. चलो बच्चों, फायदा लेने की शुरुआत, इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो आदमी ने आदमी के मिले हुए नॉलेज का उपयोग लेने के लिए शुरुआत किया है. चलो बच्चों, अगर करंट आए बहेगा, आय करंट बहता है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा, तो ये BCD ऐसे 4 ब्रांचेस हैं. रेक्टेंगुलर ये करंट कैरिंग कंडक्टिंग फ्रेम है. तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा है. तो बताओ बच्चों क्या है, इस दिशा, इस AD एंड BC, इस टुकड़े के ऊपर, इस ब्रांच के ऊपर, इस साइड के ऊपर, इस एज ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर फोर्स लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो लगेगा. कौन से दिशा में लगेगा, तो दिशा बताने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है. अगर इस लेफ्ट हैंड की ये 3 उंगलियां ऐसे स्ट्रेच करोगे, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये करंट बताएगा, तो फोर्स ये अंगूठा बताएगा. तो देखो बच्चों, अगर करंट जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है आपके राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर लगेगा फोर्स. कौन से डायरेक्शन में, अंदर के डायरेक्शन में. फोर्स एक्टिंग ऑन दिस BC लेंथ,
मानता हूं इसकी लेंथ है एल लेंथ वाला है रेक्टेंगुलर फ्रेम, बी ब्रीड्थ वाली है रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो क्या होगा बच्चों? तो चलिए, फोर्स एक्ट होता है बीसी एज के ऊपर, डायरेक्टेड कौन सी दिशा है? तो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स लगेगा इनवर्ड। फोर्स डायरेक्टेड इनवर्ड ऑन दिस एज, तो इनवर्ड के लिए तो फोर्स लगेगा F इक्वल टू बी आई एल। आई करंट जा रहा है, नॉर्मल रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट ने कितना एंगल बनवाया है? 90 डिग्री एंगल बनवाया है। थीटा 90 रहा तो साइन 90 की कीमत 1 होती है, तो बिल साइन थीटा बन गया बिल। तो इतना फोर्स लग जाएगा तो ओ अंदर की तरफ जाएगा, ये एज BC अंदर की तरफ पुल कर रहा है कौन? मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी वक्त क्या हालत होगी इस AD की देखेंगे। तो बच्चों सेम करंट फ्लो हो रहा है इस एज AD जिसकी लंबाई उतनी ही है। अब दिशा बताओ, तो करंट जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड है उधर, करंट है नीचे, ये करंट बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये बताएगा फोर्स। तो इस AD लंबे L लंबे सेगमेंट के ऊपर, इस फ्रेम के ऊपर लग रहा है फोर्स, बिल ही लग रहा है, क्योंकि ये भी उतने ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उतना ही करंट जा रहा है, उतनी ही लंबाई है, तो फोर्स उतना ही लग जाएगा। इसीलिए भी थीटा 90 है, तो बिल फोर्स लग रहा है इस साइड के ऊपर भी। तो फोर्स बिल दिशा इधर, इसके ऊपर अंदर, इसके ऊपर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो डॉट इन सर्कल से हम इस फोर्स को डिनोट कर रहे हैं बच्चों, इसका भी मैग्नीट्यूड है उतना ही है। तो अब चलो क्या होगा ये, इसके ऊपर फोर्स लगता क्या नहीं लगता है? तो चलो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और करंट इधर जा रहा है, तो CD ब्रांच के लिए थीटा बन गया 180, तो साइन 180 बनेगा बच्चों 0। तो कोई फोर्स नहीं लगेगा CD के ऊपर, 0 फोर्स है ना बेटा। तो फोर्स लग रहा है CD के ऊपर 0। उस तरह अब यहां देखो बच्चों, साइड AB के ऊपर भी देख सकते हो, साइड AB के लिए थीटा है 0, तो थीटा 0 रहा तो साइन 0 0 होता है, हेंस फोर्स एक्टिंग ऑन AB इज आल्सो 0। तो फोर्स AB के ऊपर भी 0, CD के ऊपर भी 0, तो लग रहा है सिर्फ उस रेक्टेंगुलर क्लोज फ्रेम के ऊपर 2 जगह पे फोर्स लग रहे हैं। तो एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 2 अलग अलग है। तो देखो, जब दोनों फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है देखिए, ये है बॉडी बच्चों, है ना। अगर मैंने इस बॉडी को एक फोर्स ऊपर लगाया, एक फोर्स नीचे लगाया, तो बॉडी क्या हो रही है? रोटेट होगी, है ना बेटा। इस बॉडी को अगर मैं एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो क्या हो रहा है? बॉडी रोटेट हो रहा है, रोटेशनल मोशन बना रहा है। तो अब हमारा ये रेक्टेंगुलर फ्रेम, इस प्रकार का रेक्टेंगुलर फ्रेम, अगर उसके ऊपर 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो ये भी रोटेट होगा। अगर ये रोटेट होता है तो कौन से डायरेक्शन में? इस दिशा में रोटेट होएगा। हा, या दिशेमध्ये रोटेट होणार आहे आता। मग जेव्हा या दिशेमध्ये रोटेट होतो ना, आता पहा काय करायचं, माणूस आहे माणसासारखे वागायचे। देखो, अब देखो, अगर ये पॉइंटर मैंने इसको ऐसा चिपका दिया यहाँ पे रेक्टेंगुलर फ्रेम को, करंट बहने से, इस कॉइल के थ्रू करंट आए बहने से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये कॉइल रोटेट होगा,
ऐसे ऐसे रोटेट होगा, जैसे जैसे देखो जीरो करंट, नो डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। जैसे जैसे करंट बहेगा वैसे ये रोटेट होने लगेगा। तो रोटेट हो रहा है तो ये अब मैं ऐसा रखता हूं, इसको, इस कॉइल को आड़ा रखता हूं। अब देखो बच्चों, नो करंट नो डिफ्लेक्शन। अब ऐसा अगर फोर्स लगेगा तो डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है। अगर विरुद्ध डायरेक्शन में करंट जाएगा, करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दिया तो ये बनेगा इधर रोटेशन बनाएगा। तो अब इसका फायदा हम ले सकते हैं। किसी रेक्टेंगुलर फ्रेम के थ्रू करंट भगा के हम उसके अंदर हलचल मचा देंगे। हलचल मच रही है करंट बहने से, तो ये रोटेट होगा तो उसका पॉइंटर भी रोटेट हो रहा है। तो इसका फायदा लेंगे हम मीटर बनाने में, कुछ ना कुछ मेजर करने के लिए। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जाने वाला करंट अगर मेजर करना है तो जितना करंट बढ़ाएंगे उतना डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो हम क्या ऐसे ऐसे एक डिवाइस बनाएंगे, उसके मदत से त्याच्या मदतीनं आपणाला करंट मोजता येतं। जर समजा करंट आय वर जर डिफ्लेक्शन डिपेंड असेल तर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट म्हणा किंवा करंट थ्रू दॅट कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा म्हणा। म्हणजे जास्तीचं करंट चाललं जास्तीचं डिफ्लेक्शन, कमीचं करंट आलं कमीचं डिफ्लेक्शन, कमी डिफ्लेक्शन दाखवलं तर कमी करंट चाललंय म्हणता, जास्त डिफ्लेक्शन दाखवलं जास्त करंट चाललंय म्हणता। म्हणजे त्यांनी दाखवलेल्या डिफ्लेक्शन वरनं आपण करंट थ्रू कंडक्टर मोजू शकतो का नाही? यस। आणि म्हणून त्याच कामासाठी आपणाला या टेक्निकचा, या नॉलेजचा उपयोग घेऊन माणसासाठी गॅल्व्हनोमीटर बनवण्याचं ठरवलं। आणि म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, हा मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट याचा परिणाम आणि फोर्स ऍक्टिंग ऑन द कंडक्टरचा परिणाम याचा फायदा घेऊन आपण गॅल्व्हनोमीटर बनवण्याचं ठरवलेलं आहे। म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, हा रेक्टँग्युलर कॉइल आहे आणि रेक्टँग्युलर कॉइलला जर या पद्धतीने जर आपण ठेवलं तर याच्यावर टॉर्क ऍक्ट होतो आणि टॉर्क ऍक्ट झाल्यामुळे ही कॉइल रोटेट होईल आणि ही कॉइल रोटेट झाली की त्याच्यात पॉइंटर जर लावलात तुम्ही तर पॉइंटर त्याचं डिफ्लेक्शन दाखवेल। जेवढ्या अँगलनं हा रोटेट झाला तेवढ्या अँगलनुसार आपण त्याच्यातलं करंट मोजू शकतो। म्हणून गॅल्व्हनोमीटर नावाचा डिव्हाइस आहे आणि त्या गॅल्व्हनोमीटर मध्ये आपण कॉइलला डिफ्लेक्ट करतोय आणि म्हणून त्या गॅल्व्हनोमीटरचं नाव पडलं मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर। आणि म्हणून एखाद्या गॅल्व्हनोमीटर मध्ये आपण जर कॉइल मूव्ह केला असेल, म्हणजे एखाद्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जर कॉइल मूव्ह केलात की त्याच्यापासून गॅल्व्हनोमीटर बनवता येतं। आणि म्हणून आज आपण ऍप्लिकेशन घेण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, गॅल्व्हनोमीटर ज्या तत्वावर काम करतं ते तत्व आपण सिद्ध करणार आहोत, म्हणजे वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर। मूव्हिंग कॉइल का म्हणतोय, कारण की यामध्ये ही कॉइल आहे, रेक्टँग्युलर फ्रेम बनवायची, असं एक आयर्न कोर घ्यायचा, आयर्न कोर घ्यायचा आणि या आयर्न कोरवर असंच काय वायर गुंडाळायचं, म्हणजे इन्सुलेटेड कॉपर वायर गुंडाळायचं, म्हणजे ही रेक्टँग्युलर फ्रेम झाली। आणि जेव्हा याला तुम्ही असं करंट कॅरिंग याच्यातून करंट चाललं की हा टॉर्क ऍक्ट झाला की हा रोटेट होणार आणि याचा फायदा घ्यायचा आणि आपण करंट मेजर करणारा इन्स्ट्रुमेंट बनवायचा आहे। आणि म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, करंट मेजर करण्यासाठी जो इन्स्ट्रुमेंट बनवतोय आपण त्याचं नाव ॲमीटर असतं, त्याचं नाव मिली ॲमीटर असतं, मायक्रो ॲमीटर असतं, पण तो ॲमीटर बनवण्यासाठी जो बेसिक डिव्हाइस लागतो तो आहे गॅल्व्हनोमीटर। म्हणून गॅल्व्हनोमीटर इज अ डिव्हाइस विच shows the deflection in opposite directions if current reverses। जर करंट त्या गॅल्व्हनोमीटर मधून जाणाऱ्या करंटची दिशा जर बदलली तर त्याचं डिफ्लेक्शनची डायरेक्शन सुद्धा बदलते। म्हणून ज्या मीटर मध्ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन असतं त्याला म्हणतात मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर, कारण कॉइल मूव्ह होते करंट वाहिल्यामुळं। म्हणून आय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन थीटा। म्हणून एखादा रेक्टँग्युलर कॉइल जर आपण मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलं त्याच्यातलं करंट जर पाठवलं तर काय होईल,
डिफ्लेक्शन होईल आणि त्या डिफ्लेक्शन आणि करंट मधला रिलेशन आहे I directly proportional to theta. I current flowing through that conductor is directly proportional to the deflection in the conductor. हे आहे working principle of moving coil galvanometer. म्हणून working principle of moving coil galvanometer, MCG. M for moving, C for coil, G for galvanometer. म्हणून मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर मध्ये वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे? I प्रपोर्शनल टू थीटा आहे. आणि म्हणून या प्रिन्सिपलची मला प्रूफ देण्यासाठी मी काय करतोय, एक रेक्टँग्युलर फ्रेम घेतोय, त्याच्यातनं करंट पास करतोय आणि मग याच्यावर टॉर्क किती ऍक्ट होतो त्याचा अभ्यास करायचा आहे. वी नो दॅट द टॉर्क ऍक्टिंग ऑन दॅट करंट कॅरिंग लूप या करंट कॅरिंग कंडक्टर, इफ दिस coil has n number of loops, then total force acting on this side, as it has n number of turns, n number of edges म्हणजे किती वायर आहे त्याच्यामध्ये n नंबर ऑफ, एका वायरवर एवढा फोर्स, तर n नंबर ऑफ वायरवर किती n टाइम्स बिल इतका फोर्स लागतो. आणि म्हणून वी हॅव द टॉर्क ऍक्टिंग ऑन व्हाट लूप. इस लूप के ऊपर लगे हुए टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है. तो टॉर्क कैसे एक्ट होगा तो बताता हूं बेटा. तो मोमेंट ऑफ द फोर्स भी कहते हैं हम, उसको हम टॉर्क भी कहते हैं. अगर टॉर्क टो कहेंगे तो वन ऑफ द फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. बच्चों यहाँ कपल दो फोर्स है तो इसलिए मोमेंट ऑफ द कपल बोलते हैं. दो फोर्स का मोमेंट हो रहा है, एक फोर्स से लगा हुआ कपल, उसको मोमेंट ऑफ द फोर्स बोलते हैं. और यहाँ जब एक फोर्स टॉर्क बना रहा है तो उसको मोमेंट ऑफ द फोर्स बोलते हैं. जब दो फोर्स टॉर्क बनाएंगे उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल. कपल मीन्स जोडी, म्हणून कपल ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होतात. मोमेंट ऑफ कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ आयदर वन फोर्स, कुठलाही एक फोर्स घ्या आणि परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन दॅट टू फोर्सेस घ्यायचं आहे. चला मग विद्यार्थी मित्रांनो, फोर्स ऍक्ट होतो BIL आणि दोघातला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे? B आहे. आणि म्हणून टॉर्क ऍक्ट होतो एका लूपवर BIL इंटू B फॉर n नंबर ऑफ लूप्स BIN इंटू BIL इंटू B. ओके बेटा, तो इतना टॉर्क एक्ट हो रहा है पूरे इस कॉइल के ऊपर. तो मैं ऐसा लिखूं NBI लेंथ इनटू ब्रेड्थ. बोले तो इस जिस फ्रेम को वो रोटेट कर रहा है, जिस फ्रेम को रोटेट कर रहा है वो पूरे फ्रेम को रोटेट कर रहा है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल रहा है. जिसको रोटेट करेगा उसका एरिया लेना होगा. लेंथ इनटू ब्रेड्थ मिल रहा है एरिया. ओके बेटा, तो ये इतना टॉर्क एक्ट होगा उसको बोलते हैं. अगर फोर्स एक्ट होगा बिल तो टॉर्क एक्ट होगा, एक लूप के ऊपर टॉर्क एक्ट होगा बाई. देखो ना, एक लूप के ऊपर टॉर्क एक्ट होगा बाई BAI. तो फोर्स लग गया बिल, टॉर्क लग गया बाई, उस बाई का नाम है बिना. अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो बिना इतना टॉर्क लग जाएगा. ऐसे भी याद रख सकते हो बच्चों. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल निकालने के लिए हमने कंसीडर किया है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया है, उसके ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स वुंड किए हैं. ऐसा रेक्टेंगुलर कॉइल हमने उसके अंदर रखा है. जैसे ही हम करंट भेजे तो एक टर्न के ऊपर इतना फोर्स लगा तो बिल फोर्स लगा, उसकी वजह से टॉर्क लगा. एक लूप के ऊपर टॉर्क लगा बाई और n नंबर ऑफ लूप के ऊपर लगने वाला टॉर्क बिना. ओके बेटा, तो यही है बिना, BINA. ओके, तो अब चलो बच्चों, इतना अगर फोर्स टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क क्या करेगा? उसको रोटेट करेगा. तो टॉर्क की दिशा रोटेशनल परपेंडिकुलर होता है ना. तो अब चलो बच्चों, ये लूप, ये कॉइल रोटेट हो रहा है ना बच्चों. अगर ये रोटेट होगा तो अब इस कॉइल को अगर आपने सस्पेंड करना है, लटकाना है,
तो कोई एक फॉस्फर ब्रॉन्ज जैसा स्प्रिंग से हम उसको लटका सकते, स्ट्रिंग, फॉस्फर ब्रॉन्ज जैसा धागा होता है, ये स्ट्रिंग होती है, एक दोरा असतो, धागा असतो एक, त्या नाजूक अशा फॉस्फर ब्रॉन्जच्या धाग्यानं त्या कॉईलला सस्पेंड करा. पण सस्पेंड केलेली कॉईल असं झोके घेऊ शकते आणि म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे, याला आपण सस्पेंडेड मुव्हिंग कॉईल गॅल्व्हनोमीटर बनवायचं असेल तर सस्पेंडेड मुव्हिंग कॉईल गॅल्व्हनोमीटरचं कन्स्ट्रक्शन शिकलं पाहिजे. आणि मग तुम्हाला त्या कॉईलला कसं ठेवायचं आहे, मग कॉईलला दोन स्प्रिंगच्या मध्ये पायवट करून ठेवायचं असेल तर पिवोटेड मुव्हिंग कॉईल गॅल्व्हनोमीटर शिकावं लागतं. म्हणजे ज्या तत्वावर आपण, ज्या कामासाठी आपण गॅल्व्हनोमीटर बनवतोय त्याच्यामध्ये ठेवण्यावरून त्याचे दोन प्रकार आहेत. म्हणून वर्किंग प्रिन्सिपल दोघांसाठी सेमच आहे, पण त्याच्या रचना दोन प्रकारच्या वेगवेगळ्या आहेत. म्हणून बाळांनो, आता कसं ठेवायचं या कॉईलला त्याच्यानुसार पुढची सिच्युएशन डिपेंड असते. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, या रेक्टँग्युलर फ्रेमवर टॉर्क ऍक्ट होतो, त्यामुळे रेक्टँग्युलर फ्रेम रोटेट होणार आहे. इथपर्यंत आपण आलोय. आता आपण पुढच्या याच्यामध्ये घेऊया की या टॉर्क मुळे कॉईल वर काय परिणाम होतो. आणि मग जर तुम्ही कॉईलला लटकवलं असेल तर ती कॉईलला वापस आणण्याचं काम कोण करतं, आणि कॉईलला तुम्ही पिवोट केलं असेल तर त्या कॉईलला वापस आणण्याचं काम कोण करतं, याचा अभ्यास आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये करूया.